हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी कवर कर रहे हैं, तो आज ये बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जीन वर्सेस जीनोम। अब समझते हैं, जीन तो हमने समझ लिया है, अब समझते हैं जीनोम क्या है। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो जीन क्या है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जैसे कि अगर ये डीएनए है तो डीएनए का सेगमेंट क्या हो गया, कोई भी सेगमेंट क्या हो गया, तो वो हो गया जीन। ठीक है, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। और ह्यूमन के पास कितना लगभग जीन है, 20,000 से 25,000 जीन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि इंसुलिन, अगर इंसुलिन जीन है तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन। ठीक है, और जीनोम क्या हो गया, जो इंटायर डीएनए हो गया ऑर्गेनिज्म में, ये हो गया जीनोम। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कंटेन ऑल जीन्स, सारा जीन्स रहेगा, प्लस जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो भी होगा। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि कोडिंग पार्ट रहता है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, यहाँ पे नॉन कोडिंग पार्ट भी रहेगा। ह्यूमन जीनोम इज इक्वल टू 3 बिलियन बेस पेयर, तो ह्यूमन जीनोम में क्या रहता है, 3 बिलियन बेस पेयर होता है। ठीक है, की डिफरेंस अगर देखें तो जीन 1 इंस्ट्रक्शन और जीनोम सारा इंस्ट्रक्शन, ऑल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर कोर डिफरेंस हम देखें जीन में और जीनोम में, तो जीन क्या हो गया, हमने ऑलरेडी देखा कि ये स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए का, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए। और जीनोम क्या हो गया, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कंप्लीट सेट। ठीक है, कंपोजिशन में अगर देखें तो ये सिर्फ जो कोडिंग वाला पार्ट है, कोडिंग इंस्ट्रक्शन है, वो होता है जीन। और ये सारा का सारा डीएनए जितना, इंक्लूडिंग जो है नॉन कोडिंग या कोडिंग, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और ह्यूमन के पास अप्रॉक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जीनोम हम देखें तो हर ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्टली एक जीनोम होता है, 1 जीनोम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट सेट देख रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फील्ड ऑफ स्टडी अगर देखें तो जेनेटिक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो फोकस किया जाता है सिंगल जीन के ऊपर, और देखा जाता है कि किस तरीके से ट्रेट जो है ह्यूमन का बन रहा है। ठीक है, और जीनोमिक्स अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है पूरा का पूरा डीएनए को, डीएनए सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हम समझ गए। अब समझते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग को। तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट सेट को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो एग्जैक्ट ऑर्डर है ATCG का। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एडेनिन जो है किसके साथ क्लब करता है, ठीक है, थाइमिन के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर बनाता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें हम जीन्स का स्टडी कर पाएंगे। हेरिडिटरी जो ट्रेट बनता है, जो बाय जनरेशन पास ऑन होता है, उसको समझ पाएंगे। और डिटेक्शन ऑफ डिजीज लिंक्ड म्यूटेशन, ठीक है, इसको भी समझ पाएंगे। पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को स्टडी करते हैं तो उसके लिए पर्सनलाइज मेडिसिन बन सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये पूछा भी जा चुका है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का PYQ है, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट PYQs भी इसमें कवर किया हुआ है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। ठीक है, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये पूछा गया है 2011 में। इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था 1980s में ही, कि ठीक है इस टाइप का कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। लॉन्च किया गया था 1990 में। टारगेट रखा गया था कि 3.2 बिलियन बेस पेयर्स जो है ह्यूमन डीएनए का, लगभग हम उसको सीक्वेंस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मैप ऑल ह्यूमन जीन्स, की हर ह्यूमन जीन्स को मैप करना, और एक फिजिकल मैप बनाना पूरे इंटायर जीनोम के लिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या करना चाहते थे, डिटरमाइन करना चाहते थे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ठीक है, कब तक करने का टारगेट था, 2005 तक। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो इसको इनिशिएट किया गया था 2020 में। ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, कि यहाँ पे सीक्वेंस किया जाएगा 10,000 इंडियंस के जीनोम्स को। ठीक है, सीक्वेंस जीनोम्स ऑफ 10,000 इंडियन, कि 10,000 इंडियंस का जीनोम को अच्छे से स्टडी किया जाएगा, समझा जाएगा, सीक्वेंस किया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव क्या था, तो डिजीज़ पैटर्न को हम समझ सकते हैं और प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक में हेल्प कर पाएंगे। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बन पाएगा अगर जैसे ही क्या करेंगे हम, अगर सीक्वेंस कर पाते हैं ह्यूमन के जीनोम को तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बन पाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो पाएगा कि हम पहले से ही जो है प्रिवेंट कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसको किसने किया, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, IISc बेंगलोर, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, क्योंकि इतना सारा चीज़ करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन तो अकेले कर नहीं पाएगा। तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था जिसमें कहा गया था कि हम लोग जीनोम सीक्वेंस करेंगे कितने का लोगों का, 10,000 लोगों का, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रिसीजन मेडिसिन कैपेसिटी बढ़ेगा, पर्सनलाइज मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन हम बना पाएंगे, ठीक है। और बूस्ट होगा नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ केयर भी इससे अच्छा रहेगा, ठीक है। देन एक है ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव ऑफ सेलेक्ट इंडोगेमस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या था, ये भी एक साइंटिफिक प्रोग्राम था और इसमें स्टडी करना था गट माइक्रोब ऑफ सेलेक्टेड इंडियन इंडोगेमस कम्युनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गट माइक्रोब को जो है स्टडी करना था। गट में समझते हैं ना कि जो गट में बैक्टीरिया होगा उसको, माइक्रोब को स्टडी करेंगे। तो इंडोगेमस मतलब ऐसे पॉपुलेशन जो कि क्या करते हैं, मैरी विद इन देयर ओन ग्रुप ओवर जनरेशन्स, कि एक ही ग्रुप में वो क्या कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। ओवर जनरेशन्स मतलब इंडोगेमी हो रहा है, एक ही ग्रुप में शादी हो रहा है, ग्रुप से बाहर नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि इससे हम क्या क्रिएट कर सके, एन इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम रेफरेंस डेटाबेस, की एक ऐसा इंडिया के इंडियन लोगों पे अगर ये कंडक्ट किया जाएगा तो हम समझ पाएंगे, एक रेफरेंस डेटाबेस हमारे पास होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड इंडिया स्पेसिफिक माइक्रोबायोम पैटर्न, ताकि इंडिया स्पेसिफिक माइक्रोबायोम पैटर्न को हम समझ पाएंगे और माइक्रोब को हम लोग लिंक कर पाएंगे न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डिजीज ससेप्टिबिलिटी के साथ, ठीक है। बेसिकली हेल्थ इंप्रूव होगा अगर इसको किया जाएगा तो, ठीक है। तो इंडिया के लिए ज़रूरी क्यों था, तो जो वेस्टर्न माइक्रोबायोम डेटा है तो ये इंडिया के लिए फिट तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इंडिया का डाइट, क्लाइमेट, जेनेटिक्स डिफरेंट है। तो ये क्या सपोर्ट करेगा, प्रिसीजन मेडिसिन को सपोर्ट करेगा और हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि कोई बीमारी आ गया, ठीक है, तो उसको हम जो है क्या कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, कि डिजीज़ हो गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस था उसने डिजीज़ कॉज किया, अब उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर पहले से हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम इसको डिजीज़ को होने से ही रोक पाएंगे, ठीक है, प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। देन और क्या सपोर्ट करेगा, इंडिजिनस ड्रग हम बना पाएंगे और प्रोबायोटिक डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। और ये यूज़ क्या करता है, यूजेज मेटाजिनोमिक अप्रोच, ठीक है। कौन सा अप्रोच, मेटाजिनोमिक अप्रोच। तो मेटाजिनोम क्या होता है, स्टडी ऑफ जेनेटिक मटीरियल डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल, ठीक है। कि मेटाजिनोमिक कहने का मतलब है कि हम जो जेनेटिक मटीरियल है, DNA है, उसको स्टडी कर रहे हैं डायरेक्टली, कहाँ से लिया गया, फ्रॉम इन्वायरमेंट सैंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट EBP, ये भी पूछा जा चुका है 2017 में, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल साइंटिफिक इनिशिएटिव था जिससे कि यहाँ पे क्या सोचा गया कि सीक्वेंस किया जाए, क्लासीफाई किया जाए और कैरेक्टराइज किया जाए जीनोम्स को, जितने भी यूकैरियोट बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स एनिमल में, सेल में हम ये सारा चीज़ क्या करें, देखें, ठीक है। टाइम फ्रेम दिया गया था 10 साल का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये क्या था, ग्लोबल साइंटिफिक इनिशिएटिव था, इसमें सीक्वेंस करना था, क्लासीफाई करना था और जीनोम्स को कैरेक्टराइज करना था, जितने भी यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी हैं उनका, ठीक है। एम क्या था कि 1.5 मिलियन स्पीसीज़ को जो है सीक्वेंस करेंगे 3 फेजेस में, जिससे कि एक ग्लोबल कैटलॉग बन पाएगा लाइफ का, एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है बन पाएगा, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ लाइफ। जिससे क्या होगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हैं अमंग स्पीसीज, इवोल्यूशन को हम समझ पाएंगे, ऑर्डर्स और फैमिलीज इसको समझ पाएंगे अगर इतने सारे जीन को सीक्वेंस किया गया तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसके लिए था, बेसिकली ऑल यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए था। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम ये करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे,
ठीक है। देन सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और एक तरीके से ये नया फाउंडेशन बनेगा बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसक्रिप्टोम को, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टोम क्या है ये पूछा जा चुका है 2016 में। तो refers to the complete set of RNA molecules expressed in a cell or tissue at a given time, ठीक है। क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्टोम जो है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल RNA मॉलिक्यूल्स, तो जितना भी RNA मॉलिक्यूल्स है उसका जितना भी कंप्लीट कलेक्शन है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट। तो DNA से जब RNA बनता है तो क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में जितना भी RNA मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होता है इन ए सिंगल सेल और ए ग्रुप ऑफ टिश्यू एट एनी गिवन टाइम, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। बेसिकली याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्टोम जो है RNA मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, RNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ए सेल और टिश्यू एट ए गिवन टाइम, ठीक है। सिंपली क्या है कि RNA मॉलिक्यूल जो एक्सप्रेस हो रहा है सेल और टिश्यू में एट ए गिवन टाइम, बस यही है, ठीक है। तो जैसे हम समझ सकते हैं ऐसे कि DNA क्या है? एक रेसिपी बुक है। DNA में क्या है? इंस्ट्रक्शन है। और RNA क्या है? इज द कॉपी ऑफ द रेसिपी दैट सेल एक्चुअली यूजेस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे DNA ने रेसिपी दे दिया, RNA अब उसको यूज करेगा, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्टोम हमें बताता है कि विच रेसिपी द सेल इज यूजिंग राइट नाउ, ठीक है, कि अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है सेल यूज कर रहा है राइट नाउ, सिंपली यही है, ठीक है। RNA molecules expressed in a cell or tissue at a given time, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है mRNA, tRNA, rRNA और अदर जो नॉन कोडिंग RNAs हैं, ncRNAs, वो भी होता है, ठीक है। की फीचर क्या है? डायनेमिक होता है, ये चेंज होता है टाइम के साथ और कंडीशन के साथ। तो याद रखना है जो ट्रांसक्रिप्टोम है ये क्या है? डायनेमिक है और ये रिफ्लेक्ट करता है एक्टिव जीन एक्सप्रेशन। तो आप जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको समझ सकते हैं। इसको डिजीज़ के रिसर्च में और फंक्शनल जीनोमिक्स में यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ए सेल और टिश्यू, कि RNA मॉलिक्यूल वहाँ पे जितना भी है, ठीक है, वही क्या है? ट्रांसक्रिप्टोम है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट्स RNA से रिलेटेड है, ये बस याद रखना है। देन एरियल मेटाजिनोमिक्स, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है? सिंपली स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल चाहे DNA हो या RNA हो, इसका स्टडी कर रहे हैं कलेक्टेड फ्रॉम द एयर, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट करके? एयर से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता था, एरियल तो ये कुछ एयर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? फ्रॉम एयरबोर्न पार्टिकल्स और एरोजोल्स। तो हम कहाँ से जो है स्टडी करेंगे? तो एयरबोर्न पार्टिकल्स और एरोजोल्स से स्टडी करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। तो इसी को हम कहेंगे एरियल मेटाजिनोमिक्स। अब इसका यूज़ क्या है? तो जितना भी एयरबोर्न माइक्रोब्स है इसको मॉनिटर किया जा सकता है, पैथोजेंस को ट्रैक किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल सर्विलेंस के लिए यूज़फुल होगा या बायो एरोजोल को पढ़ने में यूज़फुल रहेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये सारी चीज़ हम कर पाएंगे, ठीक है, हम मीन्स साइंटिस्ट या जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग हो पाएगा, पेंडेमिक्स के लिए अर्ली वार्निंग मिल पाएगा, अंडरस्टैंडिंग एयर माइक्रोब इंट्रैक्शन, और एयर माइक्रोब इंट्रैक्शन को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड ब्रेकडाउन से बेसिकली ये बन रहा है एरियल मेटाजिनोमिक्स। मतलब मेटाजिनोमिक्स का मतलब है कि हम जेनेटिक मटीरियल का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और एरियल मतलब कहाँ से? एयर से कलेक्ट करके। तो एयर में हमें क्या मिलेगा? एयरबॉर्न पार्टिकल और एरोजोल मिलेगा, तो इन्हीं सब से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन को समझते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो समझते हैं। तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूज़न होता है मेल स्पर्म का और फीमेल ओवम का। तो जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या फॉर्म होगा? स्पर्म एंड ओवम मिलके जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। स्पर्म क्या करता है? एंटर करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और जब एक बार स्पर्म फ्यूज़ कर जाएगा ओवम के साथ तो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियस रहेगा वो कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। मेल फीमेल का जो भी न्यूक्लियस रहेगा वो कंबाइन करके आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? अब एक डिप्लॉयड जाइगोट बन गया और जाइगोट अब डेवलप हो जाएगा एम्ब्रायो में,
तो इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो ये हो गया नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग फ्रॉम द मदर कंटेनिंग 23 क्रोमोजोम, तो एक जो एग है मदर का इसमें 23 क्रोमोजोम है और फादर के स्पर्म में 23 क्रोमोजोम है। ठीक है, यहाँ पे जब एग फर्टिलाइज होगा तो यहाँ 46 क्रोमोजोम होगा और उससे फिर सारा बेबी सेल अराइज होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस इमेज के थ्रू देखें कि एग का जो है जर्नी क्या रहता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एग लिव्स ओवरी एंड एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी से एग निकल के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, देन दूसरा स्टेप क्या होगा कि स्पर्म एंटर करेगा एंड यूनाइट्स विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्पर्म एंटर करेगा और यूनाइट करेगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, देन स्टेप 3 में हम देखेंगे कि फर्टिलाइज्ड एग क्या होगा, अब डिवाइड होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे आके क्या होगा, जो है स्पर्म एंड ओवन क्या होगा, ओवम क्या होगा, फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद अब फर्टिलाइज जो एग रहेगा वो डिवाइड होगा 2 सेल्स में, फिर 4 सेल्स में, फिर 8 सेल्स में। तो इसी तरीके से डिवीजन होगा और फिर ये यूट्रस में आएगा और सेल अटैच हो जाएगा यूट्रस में और फिर यहाँ पे बेबी का इंडोमेट्रियम वॉल में डेवलपमेंट यूट्रस में होगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस हमने देखा। अब समझते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART क्या है। ठीक है, तो ART का मतलब क्या है कि जितना भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, अगर कोई इनफर्टाइल है, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कि एग्स, स्पर्म और एम्ब्रायोज आर हैंडल्ड टू अचीव प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है, उस चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। कोर प्रोसीजर इसमें क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवा फ्रॉम विमेन्स ओवरी। तो अगर विमेन में कोई इश्यू है जिस वजह से बेबी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से ओवम को निकाला जाएगा विमेन से। ठीक है, और फर्टिलाइज किया जाएगा स्पर्म के साथ, कहाँ पे, लेबोरेटरी में। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो इनटू यूट्रस, और जो एम्ब्रायो होगा, ठीक है, उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा या तो फिर किसी और जो है विमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि इनफर्टिलिटी को क्या करता है, इनफर्टिलिटी के केस में या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के केस में हेल्पफुल है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव ART जो हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है, सबसे ज़्यादा IVF का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डोनर एग, डोनर स्पर्म और फ्रोजन एम्ब्रायो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एग को लिया जाता है, स्पर्म को लिया जाता है और ठीक है, फिर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो अब इसमें और क्या प्रोसेस हो सकता है, सरोगेसी। ठीक है, सरोगेसी क्या है, अ वुमेन हु कैरीज प्रेगनेंसी यूजिंग अनदर विमेन्स एग और मेल्स पार्टनर्स स्पर्म। ठीक है, मतलब क्या है कि एग किसी और औरत का है, ठीक है, और विमेन का है, और स्पर्म जो है, ठीक है, किसी मेल का है, उसी के मेल पार्टनर का। ठीक है, देन उसको क्या किया जाता है, जो एक मदर होती है, सरोगेट मदर, ठीक है, उसके ओम्ब में डाला जाता है। ठीक है, सो ये है सरोगेसी। अब देखते हैं कि क्या मेजर चैलेंजेस है ART में। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या देखने के लिए मिलता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज का चैलेंज हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ART का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफ़र किया जाता है एक से ज़्यादा एम्ब्रायो को, ताकि सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, यूट्रस में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके वजह से ट्विंस, ट्रिपलेट्स और मोर बेबीज़ भी हो सकता है सेम टाइम में, और इससे मदर के हेल्थ के लिए भी खतरा हो सकता है और बेबी के लिए भी। ठीक है, तो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसको जो रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि कितना नंबर ऑफ एम्ब्रायो को जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके का ART प्रोसीजर जो है परमिटेड है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परमिटेड है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ लेबोरेटरी में, ठीक है, अगर ये विमेन का एग है, ये मैन का जो है स्पर्म है, फिर इसको क्या किया जा रहा है, लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जा रहा है और फिर ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है यूट्रस में। ठीक है, देन दूसरा क्या परमिटेड है, इंट्रासिस्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली ओवम में। ठीक
ठीक है। तो ये कब यूज़ किया जाता है? जब सीवियर मेल इनफर्टिलिटी का केस है तब। देन इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन एक प्रोसेस है, यहाँ पे स्पर्म को प्लेस किया जाता है डायरेक्टली यूट्रस में, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे। और क्या प्रोसेस होता है? सरोगेसी, ठीक है। सरोगेसी हमने ऑलरेडी देख लिया कि अनदर विमेन कैरीज एंड डिलीवर्स द चाइल्ड, ठीक है, कि क्या करेगी, दूसरी औरत कोई कैरी करेगी बच्चे को और डिलीवर करेगी, ठीक है। अब समझते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कि कैसे होता है। जो इन विट्रो का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो पॉपुलर टर्म क्या है कि बेबी कंसीव्ड थ्रू IVF आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ऐसे बेबीज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, ठीक है। इन विट्रो का क्या मतलब है? लैटिन में इसका मतलब होता है इन ग्लास, तो रेफर्स टू एक्सपेरिमेंट डन आउटसाइड द बॉडी, कि जो भी एक्सपेरिमेंट बॉडी के बाहर हो रहा है। अपोजिट टर्म है इन विवो, ठीक है। लैटिन में क्या कहते हैं? विद इन द लिविंग, ठीक है, कि इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो वो इन विवो है, ठीक है। सॉरी, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ कंडक्ट किया जाता है? इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपली बात है, इन विवो का मतलब है विद इन द लिविंग बॉडी में, और इन विट्रो का मतलब है कि आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अगर जर्नी देखें कि किस तरीके से होता है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि एग्स और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है, इन विट्रो यानी ग्लास में, ताकि एम्ब्रायो को क्रिएट किया जाए और फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में, ठीक है। तो IVF का अगर प्रोसेस देखे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, तो पहले कंसल्ट और टेस्टिंग किया जाता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन दिया जाता है, मतलब हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, एग को रिट्रीव किया जाता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रायो को कल्चर किया जाता है, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट के उसके बाद क्या? प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन इंडिकेशन क्या है IVF का? कि अगर फेलोपियन ट्यूब या तो ब्लॉक है या डैमेज है, ठीक है, या मेल अगर इनफर्टाइल है, ठीक है, लो काउंट है या मोटिलिटी है, देन ओव्यूलेशन का डिसऑर्डर है किसी भी तरीके से, PCOS, इस टाइप की चीज़ें, इंडोमेट्रियोसिस, मतलब जो इंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस का जहाँ पे बेबी डेवलप होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कोई रीज़न पता नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर का प्रिवेंशन है कुछ, और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, ठीक है। देन सेम सेक्स कपल या सिंगल पेरेंट क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को। सक्सेस फैक्टर्स देखिए क्या फैक्टर्स हैं। तो वीमेन का एज जो है कितना? 35 से कम हो तो बेटर होता है। देन एग एंड स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, यूट्रस का हेल्थ कैसा है, देन लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, क्लिनिक एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और प्रीवियस प्रेगनेंसी का क्या हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में देखा, हालांकि ऐसे इतना भी डिटेल में आप नहीं भी जानो, अगर IVF प्रोसेस को आप जानो तो आपका क्वेश्चन अगर आए तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है, SCNT, ये क्या है? तो ये एक तरीके का लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे कि एक वायबल एम्ब्रायो को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे? सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल को यूज़ किया जाता है, और एक एग को यूज़ किया जाता है, ओवम सेल को यूज़ किया जाता है। मतलब क्या हुआ? एक बॉडी सेल और दूसरा एग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सोमैटिक सेल को यूज़ किया गया और एग सेल को यूज़ किया गया, देन न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? यहाँ पे न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया, और सोमैटिक सेल को फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया एग सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल एक्टिवेशन है। तो इसको भी जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ताकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा सके जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हो टू द डोनर ऑफ द सोमैटिक सेल। जो सोमैटिक सेल जो दे रहा है, जो डोनर है, तो उसी के तरह आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा? सोमैटिक सेल को, बॉडी सेल को निकाला जाएगा, ठीक है, एक बॉडी सेल को निकाला जाएगा ऑर्गेनिज्म से, ताकि सेम उसका आइडेंटिकल, सेम उसका जुड़वा, उसका क्लोन बनाया जा सके, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा? बॉडी सेल है तो डिप्लॉयड DNA रहेगा, फिर उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, ई न्यूक्लिएशन किया जाएगा। ई एग सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फीमेल, डोनर फीमेल से भी एग सेल लिया जाएगा, उसका न्यूक्लियस को रिमूव किया जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ई न्यूक्लिएटेड सेल। फिर इसको न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया जाएगा कि न्यूक्लियस फ्रॉम सोमैटिक सेल, जो ये सोमैटिक सेल है, ठीक है, इसमें से जो न्यूक्लियस होगा
इसको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा ई न्यूक्लिएटेड एग में, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस उस एग से रिमूव कर दिया गया है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है एग नाउ कंटेन्स डोनर्स डीएनए, अब एग के पास क्या है, डोनर का डीएनए है। ठीक है, तो और फिर क्या होगा, एक्टिवेशन एंड डेवलपमेंट, देन रिकंस्ट्रक्टेड एग स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली और केमिकली, इसको फिर क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा। यहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट होगा जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग में होता है, और ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप हो जाएगा। और फिर क्या होगा, एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट किया जाएगा यूट्रस में ऑफ द सरोगेट मदर, जिसको कि सरोगेट मदर चुना गया है, जिसके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, ठीक है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है डॉली द शिप। ठीक है, इसको जो है शिप, इस शिप को इसका क्लोनिंग क्रिएट किया गया था। फर्स्ट मैमल है जिसको क्लोन किया गया था एडल्ट सोमैटिक सेल से। ठीक है, कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे, सेम आइडेंटिकल उसी की तरह जो है ऑर्गेनिज्म को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब थेराप्यूटिक क्लोनिंग का क्या मतलब है, प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल, अगर स्टेम सेल को प्रोड्यूस किया जाए, जेनेटिकली ये आइडेंटिकल होगा किसका, डोनर का, जिससे सेल लिया जा रहा है। जैसे कि सपोज ये डोनर है और इससे सोमैटिक सेल लिया जा रहा है, तो इसी का आइडेंटिकल जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यूज़ क्यों, कहाँ कहाँ होगा, डिजीज़ मॉडलिंग में, ड्रग टेस्टिंग में, रीजनरेटिव मेडिसिन में और कंजर्वेशन बायोलॉजी में, कि अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है तो उसको क्लोन किया जाए ताकि उसको प्रिजर्व किया जाए उसके जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ठीक है, यहाँ पे कुछ एथिकल और साइंटिफिक कंसिडरेशन है, कुछ एथिकल कंसर्न्स है कि एनिमल वेलफेयर का इशू, कि कहीं एनिमल का मिसयूज़ ना किया जाए। ठीक है, और कुछ लिमिटेशंस भी हमें देखने के लिए मिलता है कि इफ़िशियंसी बहुत लो है, फेलियर रेट ज़्यादा है, और हो सकता है कि कहीं एबनॉर्मल डेवलपमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो ये अब हमने समझा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीनोम एडिटिंग या जीनोम इंजीनियरिंग या जीन एडिटिंग की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें कि या तो इंसर्ट किया जाएगा जीन को, या डिलीट किया जाएगा, या जीन को मॉडिफाई किया जाएगा, या रिप्लेस किया जाएगा किसको, डीएनए को। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीनोम में ही किया जाएगा, कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके जीनोम में ये सब प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जीन एडिटिंग का सिंपल मतलब है कि जीन को आप क्या कर रहे हैं, या तो इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम है जीन में, ये सपोज ये एक जीन है, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको एडिट किया जा रहा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ एडिट किया जा रहा है, वो उसको सही किया जा रहा है, बेसिकली यही मतलब है। ठीक है, तो मेजर जीनोम एडिटिंग टेक्निक में अगर हम देखें तो एक क्रिस्पर Cas9 है जो कि सबसे ज़्यादा जो है इफ़िशियंट है कह सकते हैं। तो समझते हैं कि क्रिस्पर जो है कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जो Cas9 प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है गाइड आरएनए के साथ। ठीक है, गाइड आरएनए इन ए सेल। तो यहाँ पे फिर इस क्या करता है, दिस कॉम्प्लेक्स अटैचेस टू अ मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस एडजेसेंट टू स्पेसर येलो सेगमेंट। तो जो ये स्पेसर येलो सेगमेंट है, इसके पास ये अटैच करता है। ठीक है, यहाँ पे देन जो Cas9 होता है, Cas9 कॉम्प्लेक्स ये फिर क्या करता है, काटता है जो डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। जैसे ये डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, यहाँ पे Cas9 कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोग्राम्ड डीएनए होता है फिर उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको पहले से रखा जाता है, ये प्रोग्राम्ड डीएनए है, फिर इसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया। तो सिंपल क्या किया गया, Cas9 एक प्रोटीन है। ठीक है, वो क्या करता है, गाइड करता है आरएनए को, गाइड आरएनए के साथ मिलकर के देखता है कि किस जगह पे इशू है, प्रॉब्लम है, तो उस जगह को फिर वहाँ पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया को क्या करता है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कट करता है डीएनए को, और फिर प्रोग्राम डीएनए को वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। यही प्रोसेस है। तो क्रिस्पर Cas9 जो है का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 मतलब Cas9। तो कंपोनेंट इसमें क्या रहता है, गाइड आरएनए यानी gRNA रहता है। आरएनए को यहाँ पे क्या किया जाता है, आरएनए इंजीनियर्ड टू बाइंड टारगेट
डीएनए बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या करता है, ये टारगेट करता है डीएनए को, और Cas9 जो एंजाइम होता है ये कट करता है डीएनए को, ये हमने देखा। वर्किंग अगर देखें तो GRNA जो है ये गाइड करता है Cas9 को टारगेट करने के लिए। तो ये जो GRNA है मीन्स गाइड RNA है, यही गाइड करता है Cas9 को कि कहाँ पे डीएनए को जाके टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे Cas9 मेक्स अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक, तो ये एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनाता है और ये कट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिस्कवरी किसने किया था क्रिस्पर Cas9 का, तो इमैनुअल चारपेंटर, जेनिफर ए डॉडना, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला था केमिस्ट्री में 2020 में। ठीक है, और इसी तरीके से जो जीन एडिटिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, मेजर जो जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स है, तो उसमें एक आता है टेलन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, याद रखना है कि टेलन भी एक क्या है, जीन एडिटिंग टेक्निक है। ठीक है, और ZFN मतलब जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ये भी जीन एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड होमिंग इंडोन्यूक्लियस या मेगा इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, इसको मेगा इंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, ये भी जीन एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इन नाम को याद रखना है, क्रिस्पर Cas9, टेलन, ZFNs, ठीक है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, होमिंग इंडोन्यूक्लियस, तो ये सब कुछ किसके लिए यूज होता है, जीन एडिटिंग के लिए। तो टेलन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो टेल डोमेन्स फ्रॉम डीएनए बाइंडिंग पार्ट, न्यूक्लियस डोमेन जो होता है वो कट करता है। तो इसका फीचर अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, हाई स्पेसिफिसिटी, और इसको जो है क्रिस्पर से ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और जो जिंक फिंगर न्यूक्लियस है तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे फ्यूज़न होता है सिस2 हिज2 जिंक फिंगर प्रोटीन का, ये डीएनए को बाइंड करता है और फोक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा कि टेल डोमेन क्या कर रहा है, डीएनए को बाइंड कर रहा है, बांध रहा है, पहले तो बाइंड करेगा फिर तो कट करेगा ना, कि किस जगह पे कट करना है। ठीक है, तो ये कट्स डीएनए विद इन अ 5-7 बेस पेयर स्पेसर। ठीक है, अब देखते हैं होमिंग इंडोन्यूक्लियस जो है, इसका फीचर क्या है, मेक एक्सटेंसिव सीक्वेंस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स विद डीएनए, इसका भी स्पेसिफिसिटी हाई है। लिमिटेशन अगर देखें तो बाइंडिंग एंड क्लीवेज डोमेन्स आर नॉट मॉड्यूलर। ठीक है, ये ज़्यादा मॉड्यूलर नहीं है, बाइंडिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और ये लेस फ्लेक्सिबल है ZFNs और टेलेंस से। और इन सब में सबसे बेटर कौन है, तो वो है क्रिस्पर Cas9, इसीलिए हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, और क्रिस्पर Cas9 के ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है, और ये मेजर जीनोम एडिटिंग टेक्निक है। ठीक है, जीन एडिटिंग का सिंपल क्या मतलब है कि हम उस जीन में क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीन एडिटिंग टेक्निक। अब हम आगे मूव करते हैं, RNA इंटरफेस, RNAi, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, नेचुरल जीन साइलेंसिंग प्रोसेस इन द सेल, कि अगर एक जीन है और वो क्या कर रहा है, उसका कुछ फंक्शन है, जीन क्या कर रहा है, ठीक है, RNA बना रहा है। ठीक है, जीन का मतलब क्या है, यहाँ DNA है। ठीक है, DNA से क्या बन रहा है, RNA बन रहा है, और RNA से फिर क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन बन रहा है। तो RNAi क्या है, नेचुरल जीन साइलेंसिंग प्रोसेस है, ये जीन को साइलेंट करता है, ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है और डिफेंड्स अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड प्रोटीन। बेसिकली क्या है कि अगर ये जो भी जीन फंक्शन कर रहा था इसको साइलेंट कर दिया, जो प्रोटीन बनाना था ये अब नहीं बना रहा है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि ये साइलेंस करता है जो स्पेसिफिक जीन है, अगर किसी जीन में कोई प्रॉब्लम है उसको वो साइलेंट कर देता है। स्टॉप्स mRNA फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन, mRNA को रोक दिया कि तुम प्रोटीन मत बनाओ। ठीक है, एक तरीके से ये म्यूट बटन है। ठीक है, अब आगे समझते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स यूजिंग RNA। तो हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट जो है बना सकते हैं RNAi का यूज़ करके। तो RNAi जो है, जितना भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें RNAi पाया जाता है एज ए सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका गोल क्या है कि जो भी पैथोजन है ना उसको साइलेंस करता है, साइलेंस पैथोजेंस mRNA। तो जो भी अगर कोई पैथोजन है, ठीक है, ये कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, तो उसका mRNA को, या वायरस है, mRNA को ये क्या करेगा, साइलेंट कर देगा, ताकि जो
प्रॉपर फिर से प्रोटीन इसमें से नहीं बन पाए। दिस इज डन यूजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री DsRNA मॉलिक्यूल। और ये कैसे किया जाता है? DsRNA मॉलिक्यूल को यूज करके, जो कि बाइंड करता है टारगेट mRNA को, ताकि ट्रांसलेशन ना हो, क्योंकि mRNA ट्रांसलेशन करके ही तो प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है होने से। प्रॉब्लम क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो जैसे कि अगर एक नीमेटोड वर्म है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेलोडायोगनी इनकॉग्निशिया, ठीक है, एक इनकॉग्निटा। तो ये क्या है? एक वर्म है और ये अटैक कर रहा है टोबैको प्लांट में, ठीक है। अगर टोबैको का प्लांट रूट है, यहाँ पे ये वाला नेमेटोड एक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि क्रॉप का यील्ड जो है नहीं हो पा रहा है, जितना उपज होना था नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आइडिया यूज़ किया जाता है कि RNA इंटरफेरेंस को यूज़ करो, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि RNAi अ नेचुरल जीन साइलेंसिंग प्रोसेस है, कि जीन को ये साइलेंट कर देगा, ये स्विच ऑफ कर देगा इंपॉर्टेंट जीन्स को ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जो जैसे कि ये नीमेटोड है, इसमें ये स्विच ऑफ कर देगा इंपॉर्टेंट जीन्स को, ठीक है। इफ इंपॉर्टेंट जीन्स आर स्विच्ड ऑफ द ऑर्गेनिज्म डाइज। तो इसका जीन को अगर स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पहले नेमेटोड का जीन लिया, ठीक है, निमेटोड में से जीन को उठाया, नीडेड फॉर इट्स सर्वाइवल इज चूजन, ऐसा जीन उठाया जो कि इसके सर्वाइवल के लिए ही ज़रूरी है। फिर क्या किया कि उस जीन को टोबैको प्लांट के अंदर डाला। कैसे? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफ़र बैक्टीरिया को यूज़ करके उसको टोबैको प्लांट में डाला। तो अब टोबैको प्लांट ट्रांसजेनिक बन गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बाहर से जीन आया ना, ठीक है। देन प्लांट मेक्स इंटरफेयरिंग RNA। अब प्लांट क्या किया? इंटरफेयरिंग RNA बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट स्टार्ट मेकिंग siRNA, और siRNA मैच कर रहा है निमेटोड के, जो निमेटोड था उसके जीन से, ठीक है। तो अब निमेटोड का क्या हुआ? निमेटोड ईट्स द टोबैको रूट। निमेटोड ने क्या किया? टोबैको रूट को खाया। देन siRNA एंटर द नेमेटोड्स बॉडी, और siRNA जैसे ही टोबैको रूट को खाया, siRNA नेमेटोड के बॉडी में इंटर किया, और siRNA फिर RNA क्या किया? ब्लॉक कर दिया या साइलेंस कर दिया निमेटोड के वाइटल जीन को, और यहाँ कोई प्रोटीन नहीं जो है बना। तो निमेटोड या तो ख़त्म हो गया, मर गया, या तो वीक हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि निमेटोड अब सर्वाइव नहीं कर सकता है, और टोबैको प्लांट अब क्या बन गया? पेस्ट रेसिस्टेंट बन गया, और क्रॉप बच गया। सो RNAi सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई यहाँ पे एक जो है निमेटोड है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, टोबैको प्लांट है, और ये जो है इस प्लांट को जा करके क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, ख़त्म कर रहा है, खा रहा है। तो इस निमेटोड में से इसका एक ऐसा जीन हम उठाते हैं, और जो कि इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, और इसको उठा के हम इस प्लांट में डालते हैं, ठीक है। इस प्लांट में अगर हम डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब ये निमेटोड इसके रूट को में जा रहा है या खा रहा है, तो ये तब क्या हो रहा है, ये प्लांट इस निमेटोड के जीन को साइलेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ही siRNA साइलेंट कर देता है निमेटोड के वाइटल जीन को, निमेटोड मर गया, ख़त्म हो गया, बस दैट्स इट। इतना ही तो है कि क्या कर रहा है कि ये RNA को साइलेंट कर दे रहा है। अब फर्दर प्रोटीन ही नहीं बनेगा, ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो ये खाएगा क्या, ये करेगा कैसे, ये बढ़ेगा कैसे? तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सिंपल सा यही बात है, ठीक है। गंदे ड्राइंग के लिए सॉरी, बट ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब मूव करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की तरफ। और जो है आप जो भी लेक्चर को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन तो किसी से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैं अपने एंड से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आई हैव टू इम्प्रूव मोर, और आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी वीडियोज़ ला सकूँ, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्निक है जिसमें कि DNA अलग अलग ऑर्गेनिज्म से यूज़ किया जाता है,
ठीक है, लिया जाता है और लेकर के उसको कंबाइन किया जाता है, जिससे कि मॉडिफाई किया जाएगा जीन को, ठीक है, जेनेटिक मेकअप को, और यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जा सके, इंसुलिन या वैक्सीन या एंजाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, रिकम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन किया गया, दो जगह से डीएनए लिया गया डिफरेंट, जैसे कि दो अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से डीएनए लिया गया, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको कंबाइन किया गया। रिकम्बिनेंट का मतलब है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड डीएनए है और यहाँ पे कंबाइन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस या ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट सोर्सेस से लेकर के कंबाइन करके बनाया जाता है, इसीलिए रिकम्बिनेंट, ठीक है, दो डिफरेंट, याद रखना है, रिकम्बाइन। सो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए जो है 1972 में बनाया गया था। किसने बनाया था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है। इन्होंने लिंक किया था जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो यहाँ पे किसके ऊपर किया गया था, सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को। अब समझते हैं नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करता है, ठीक है, जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है उसमें क्या है, कट लगाता है। अगर हमें जीन एडिटिंग करना है, ठीक है, डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उसको चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, एडिट करेंगे ना, तो उसके लिए पहले कट लगाना पड़ेगा, फिर उसको हटा के जो मतलब जो खराब है उसको हटा के फिर कट लगा के सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होता है किसके थ्रू हो पाता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो डीएनए को कट करता है एट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पे ये कट लगाता है, इसलिए इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। नेचुरली ये पाया जाता है कहाँ पे, बैक्टीरिया में पाया जाता है। बायोलॉजिकल पर्पस क्या है, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है अगेंस्ट वायरसेस, ठीक है, अगर वहाँ वायरस है तो उसके तरीके से ये क्या किया जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम किया जाएगा बाय कटिंग अप वायरल डीएनए, ठीक है, कैसे, जो वायरल डीएनए है उसको कट करके। तो इको R1 इसका एक एग्जाम्पल है, ये फेमस एंजाइम है और ये कहाँ से आइसोलेट किया गया है, ई कोलाई से आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो ये जो है डीएनए को कहाँ पे कट करेगा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करेगा। अब ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस एक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए और आरएनए का ये सीक्वेंस है, ठीक है, जहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस एक स्ट्रैंड पे मैच करेगा। 5 दूसरा जब सीक्वेंस हम देखेंगे ना, ठीक है, टू द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो वहाँ पे भी मैच करेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज रीड कैसे करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो कहने का क्या एग्जाम्पल है कि जब आप उस सीक्वेंस को देखेंगे तो ये कैसा होगा, GAATTC। फिर आप अगर दूसरे बॉटम वाले लाइन से भी पढ़ेंगे तब भी आप यही पढ़ सकते हैं GAATTC, कि आप अगर दोनों एंड से पढ़ रहे हैं तो आप उसको सेम तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये द सीक्वेंस रीड सेम, ठीक है, GAATTC व्हेन यू रीड फ्रॉम द टॉप स्ट्रैंड, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द बॉटम स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो सेम हम रीड कर पाएंगे टॉप स्ट्रैंड और बॉटम स्ट्रैंड में, ठीक है। टॉप का मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, ये टॉप स्ट्रैंड है, ये बॉटम स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे भी आप GAATTC, ठीक है, यहाँ से अगर इस साइड से भी पढ़ रहे हैं आप GAATTC, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट में वो डीएनए स्ट्रैंड को कट करेगा। इको R1 का क्या करेगा, कट करेगा डीएनए बिटवीन बेसिस G एंड A ओनली। तो ये G और A के बीच के बेसिस में ये यहाँ पे कट लगाएगा, ठीक है, ओनली व्हेन द सीक्वेंस GATTC इज प्रेजेंट इन द DNA। तो ये तक कब करेगा, जब ये सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जैसे एक वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है, ये बाहर से लिया गया है फॉरेन डीएनए। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कट लगाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ इस पोर्शन पे कट लगाया जा रहा है, देन यहाँ पे इस पोर्शन पे कट लगाया जा रहा है। और अगर आप रीड करेंगे तो आप कर सकते हैं GAATTC, ठीक है, जो कि हमने देखा कि हम इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, एक वेक्टर डीएनए है
और एक जो बाहर से फॉरेन डीएनए लिया गया है, दोनों के डीएनए में कट लगाया गया, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टिकी एंड बना। ठीक है, कट लगने के बाद क्या बना, स्टिकी एंड बना। तो अब यहाँ पे ओवरहैंग रह गया। अब ये दोनों क्या हो सकता है आपस में, इसको आप अगर ज्वाइंट करेंगे तो डीएनए फ्रेगमेंट को क्या किया जाएगा, इसी स्टिकी एंड्स पे ज्वाइंट किया जाएगा और यहाँ फिर रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब कि आप दोनों साइड से रीड करेंगे डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, जीन के सीक्वेंस को, तो सेम ही आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, वहाँ पे कट लगाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, बेसिकली वही जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो कि हमने देखा कि इको R1 क्या कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है रेस्ट्रिक्शन साइट में GAA TTC जो सीक्वेंस है उसको, और इसमें स्टिकी एंड्स बनेगा। टाइप्स ऑफ कट, किस तरीके का कट लग सकता है, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स का मतलब होता है कि स्ट्रैंड को एसिमेट्रिकली काटा गया है, एकदम से बराबर में नहीं, ऐसा नहीं कि बीचों बीच काट दिया गया है, हम देखें कुछ इस तरीके से कट रहा है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकली काटा गया है और ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स बच जाता है। हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जब काटा जा रहा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर हैंगिंग एंड जो है बच जाता है। ठीक है, और ये बहुत यूज़फुल है इस तरीके से स्टिकी एंड्स जो होता है कि इजीली बेस पेयर किया जाता है विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ अनदर डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो दोनों आसानी से जुड़ पाता है। और ब्लंट एंड क्या होता है कि ये एंजाइम क्या करेगा, स्ट्रैंड को सेंट्रल पोजीशन से ही काट देगा। कोई ओवरहैंग जो देख रहे हैं कि इधर या इधर कुछ बच रहा है अलग से, ऐसा नहीं बचेगा। ठीक है, ये जो नाम आया है नोमेनक्लेचर इको R1, तो ये इस्चेरिया कोलाई जो इकोलाई है उसके नाम पे आया है, जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है उसका। ठीक है, अगर टाइप्स देखें तो कितने तरीके का हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 जो होता है ये कट करता है डीएनए को रैंडम फार फ्रॉम द साइट। ठीक है, कि ये रैंडमली दूर कट कर देता है। ठीक है, टाइप 2 ये स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है ये वहीं काट रहा है, जहाँ स्पेसिफिक साइट पे ये कट कर रहा है। ठीक है, और टाइप 3 है कि रिकॉग्निशन साइट के पास कट कर रहा है, तो बेसिकली टाइप 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो रोल क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जो ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसका क्या रोल है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जीन को क्लोन कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली अगर आप जीन में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ चेंज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कट करेगा सबसे पहले, तो जो खराब एंड है, खराब है, वहाँ पे उसको हटाएगा। तो इस तरीके से तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के वजह से ही जीन एडिटिंग पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, अब एक्सोन्यूक्लियस वर्सेस एंडोन्यूक्लियस को समझते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि ये क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। और इंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि ये कट लगाएगा स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर ये कट लगा रहा है, इसीलिए इंडोन्यूक्लियस है ये। ठीक है, विद इन द डीएनए ये कट लगा रहा है, और एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। अब समझते हैं लाइगेज वर्सेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, कट कर रहा है डीएनए को, और डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूलर ग्लू है जो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, जो अब कट गया है डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो उसको ज्वाइन कौन करेगा, तो ये लाइगेज करेगा। देन मिथाइलेशन, ये क्या है, तो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देयर ऑन डीएनए फ्रॉम बीइंग कट बाय देयर ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए, ये जो मिथाइलेशन प्रोसेस है, इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया है वो प्रोटेक्ट करेगा खुद के डीएनए को, ताकि जो है खुद के ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ना हो। ठीक है, क्या करेगा, कौन सा प्रोसेस के थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मिथाइलेशन। तो इसमें क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा डीएनए में, ताकि जो है वो खुद के ही डीएनए को क्या ना करे, कट ना करे, खुद के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और खुद के डीएनए को कट ना करे, इसीलिए ये प्रोसेस होता है मिथाइलेशन। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये कैसे हो पाएगा। अब टूल क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सीजर है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करेगा। फिर डीएनए लाइगेज चाहिए, ये ग्लू है जो कि ज्वाइन करेगा फॉरेन डीएनए को, और जो होस्ट डीएनए है उसको ज्वाइन करेगा। और वेक्टर्स, वेक्टर क्या है, द व्हीकल्स यूज टू डिलीवर डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो ये वेक्टर सेल क्या है, ये व्हीकल है जो कि डिलीवर करेगा डीएनए को होस्ट सेल के अंदर,
द मोस्ट कॉमन वेक्टर्स जो है वो प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि होस्ट सेल को क्या करेगा, डिलीवर करेगा डीएनए, ठीक है। तो ये क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मिड कहा जाएगा। सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, और ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो बेसिकली हमें अगर सारा प्रोसेस करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा, फिर डीएनए लाइगेज चाहिए होगा, फिर वेक्टर भी तो चाहिए होगा जो कि डिलीवर करेगा डीएनए को होस्ट सेल में ले जा करके, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। पहले आइसोलेशन किया जाएगा, जो प्योर डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा डोनर के ऑर्गेनिज्म से, फिर फ्रेगमेंट किया जाएगा, मतलब बोथ जो डोनर का डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है उसको कट किया जाएगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके, ताकि एक मैचिंग स्टिकी एंड्स बन जाए। फिर लाइगेशन किया जाएगा, ठीक है, मतलब कट होने के बाद क्या किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा, ताकि सिंगल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन सिलेक्शन एंड क्लोनिंग, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, नॉट सो सिंपल, बट ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको भी। तो अब थोड़ा सा समझ में लग रहा होगा कि ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। देन अब समझते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग होता है, हाफ डीएनए ऑफ ईच, मतलब कि आधा आधा डीएनए दोनों ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, रैंडम डीएनए मिक्सिंग, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैंडम डीएनए मिक्स हो जा रहा है, तो ये अनवांटेड ट्रेड्स इसमें आ सकता है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे आप जो है जिस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि सेलेक्टिव जीन इंसर्शन होता है, तो इस तरीके से नहीं हो पाता है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, हाफ डीएनए दोनों का यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रैंडम डीएनए मिक्सिंग होता है, तो इससे अनवांटेड ट्रेड्स हो सकता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सेलेक्टिव जीन इंसर्शन होता है, प्रिसाइज मॉडिफिकेशन होता है, इसीलिए बेटर ट्रेड कंट्रोल होता है। अब समझते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या है। तो ये है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाया जा सकता है। अगर कोई भी डिजायर्ड जीन्स है कि ठीक है ये जीन डिजायर्ड जीन है, अब ये जीन चाहिए, तो आप इसका मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बिफोर इंसर्शन। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा, पीसीआर के थ्रू होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम है। अब समझते हैं कि आरटीपीसीआर जो है कोविड-19 के टेस्ट के लिए था, ठीक है, आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था। तो ये क्या टेक्निक है, तो दिस इज अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था कि आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जा रहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस को यूज करके, फिर एम्पलीफाइंग इट यूजिंग पीसीआर, देन पीसीआर टेक्निक यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमनली इसको क्यों यूज किया जा रहा था, ताकि डिटेक्ट किया जा सके आरएनए वायरस लाइक SARS-CoV-2। तो आरटीपीसीआर का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाया जा रहा है, जैसे जो डिजायर्ड जीन है उसका मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, मतलब कि जो है डीएनए से आरएनए से डीएनए बन रहा था, ठीक है। तो कोविड-19 के टाइम पे ये टेस्ट किया जा रहा था आरटीपीसीआर, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि डिटेक्ट कर सके हम आरएनए वायरस को। अब जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, जीन एक्सप्रेशन सिंपली कि जो है सेल को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोटीन्स है या एंजाइम है। बेसिकली सेल का क्या काम है, डीएनए से आरएनए क्यों बन रहा है, डीएनए आरएनए को मैसेज पहुंचा रहा है और आरएनए से फिर प्रोटीन बन रहा है, तो ये है जीन एक्सप्रेशन। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजीज़ का हमने पढ़ा बारे में, तो उसका यूज़ किस में है, मेडिसिन में है, ठीक है, जैसे इंसुलिन के में वैक्सीन्स बनाया जा सकता है, एग्रीकल्चरल में है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया जा सकता है, ठीक है, और रिसर्च किया जा सकता है जीन थेरेपी के बारे में, या फंक्शनल जीनोमिक्स का स्टडी किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस अब हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी थेरेपी के ऊपर। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, अब 3 पेरेंट बेबी नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसमें 3 पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसीलिए 3 पेरेंट है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही बेसिकली ये होता है। तो अब समझते हैं इसको कि क्यों।
तो यूज्ड व्हेन ए मदर हैज़ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेसिकली क्या हुआ कि अगर मदर के पास, और ये याद रखना है कि मदर से रिलेटेड ही है, यहाँ पे मदर के माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी, तो ये पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मदर के पास अगर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो सकता है बच्चे में। अगर माँ के पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डिफेक्टेड है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो जाएगा बेबी में। तो इसको रोकना है, इसीलिए 3 पेरेंट बेबी को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म को। तो कैसे किया जाएगा, तो जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसको रिप्लेस किया जाएगा हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम अ डोनर। तो अब क्या किया जाएगा कि एक कोई डोनर है, ठीक है, जिसका एक मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई और दूसरी विमेन है जिसका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, और जो मदर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। तो इसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। टेक्निक क्या यूज़ किया जाएगा, IVF यूज़ किया जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे बेबीज माइटोकॉन्ड्रियल DNA कम्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। हम ऑलरेडी देख लिए कि बेबी का माइटोकॉन्ड्रिया का DNA कहाँ से आएगा, थर्ड पार्टी से आएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, चाइल्ड इनहेरिट्स न्यूक्लियर DNA फ्रॉम पेरेंट्स। तो चाइल्ड को जो है न्यूक्लियर DNA कहाँ से मिलेगा, पेरेंट्स से मिलेगा, लेकिन जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल DNA है ये डोनर से मिलेगा, ताकि जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर है ये ना हो पाए। तो इस तरीके से एक 3 पेरेंट जो है एम्ब्रायो बनता है। तो इसको समझते हैं कि कैसे 3 पेरेंट एम्ब्रायो बन जाएगा। तो सपोज ये मदर है, ठीक है, और मदर का ये पेशेंट का क्या है, एग सेल है। तो इसमें से जो न्यूक्लियर DNA है इसको क्या किया जाएगा, लिया जाएगा पेशेंट के एग सेल से, और ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या किया गया, जो मदर का एग सेल है उसमें न्यूक्लियर DNA ये सब कुछ रखा गया, ठीक है, एग सेल को प्रॉपर रखा गया, लेकिन जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल DNA था इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। देन अब क्या किया गया, पेशेंट्स न्यूक्लियर DNA ट्रांसप्लांटेड इनटू डोनर एग। तो इनका जो न्यूक्लियर DNA हमने उठाया और ये डोनर है, इस डोनर के एग में उसको डाला गया। अब डोनर के एग में क्या था, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था। यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दिया गया, और यहाँ पे डोनर के पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन डोनर के एग सेल को रिमूव कर दिया गया। डोनर्स एग सेल विथ न्यूक्लियर DNA रिमूव। तो जो डोनर का एग सेल था उसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मदर का ऑलरेडी एग सेल तो है ही, ठीक है, DNA के साथ। सिर्फ यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहाँ पे इस डोनर का सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिया गया, एग सेल इनका लिया गया, ठीक है। फिर क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्टेड एग सेल को फर्टिलाइज किया गया स्पर्म के साथ लैब में, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड इनटू पेशेंट। तो इसी से अगर क्या किया गया, यहाँ पे 3 पेरेंट का यूज हो गया, एक का माइटोकॉन्ड्रिया है, एक का DNA के साथ एग सेल है, और तीसरे का स्पर्म है। तो ये हो गया 3 पेरेंट बेबी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने देखा कि डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी वजह से लीड टू रिड्यूस्ड ATP प्रोडक्शन। तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, ATP प्रोड्यूस करता है। तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बढ़ सकता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो सकता है, प्रॉब्लम है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके वजह से डिजीज हो सकता है, जैसे कि मिलाज, MERRF या लाइग सिंड्रोम, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। और ये अफेक्ट करेगा हाई एनर्जी ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ब्रेन को इफेक्ट करेगा, मसल्स को, हार्ट को, ऑप्टिक नर्व को। तो हाई एनर्जी ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करेगा। तो मोस्ट कॉमन टेक्निक जो है इसमें क्या यूज़ किया जाता है, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। अब इसमें भी 3 पेरेंट बेबी में भी क्या है, 2 तरीके का टेक्निक बेसिकली यूज़ किया जाता है, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक और दूसरा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। तो 2 तरीके का हमने देखा कि क्या क्या है, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, जिसको कि पूछा गया था। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है, प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर है ये तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी किया जा सकता है और आफ्टर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को क्या किया जाएगा, रोका जा सकता है, और एम्ब्रायो की क्वालिटी को
इम्प्रूव किया जा सकता है और यहाँ पे ट्रांसफर क्या किया जा रहा है, प्रो न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जा रहा है वन एम्ब्रायो टू अनदर, इसीलिए प्रो न्यूक्लियस कहा जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको वन एम्ब्रायो से दूसरे एम्ब्रायो में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हमने देखा ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले हो सकता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद हो सकता है। तो अब समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा। तो जर्मिनल वेसिकल ट्रांसफर कहा जाता है या स्पिंडल ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है, अभी तो मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में कर रही हूँ और आपको ये क्योंकि पूछा भी जा चुका है वो भी 2 बार, तो समझना जरूरी है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जर्मिनल वेसिकल ट्रांसफर, जर्मिनल वेसिकल ट्रांसफर। यहाँ क्या किया जाएगा, जो मदर्स का एग न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे जो मदर का एग न्यूक्लियस है इसको ट्रांसफर किया जाएगा डोनर एग में, और डोनर एग का न्यूक्लियस क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा जो हमने देखा, और जो रिकंस्ट्रक्टेड अब एक जो नया एग बन गया है तब उसको फर्टिलाइज किया जाएगा स्पर्म के साथ। तो इससे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं होगा और मदर का डीएनए जो कीपिंग द मदर्स न्यूक्लियर डीएनए इंटैक्ट, और मदर का न्यूक्लियर डीएनए रहेगा, सिर्फ अलग से यहाँ पे क्या आया, माइटोकॉन्ड्रिया आया। ठीक है, तो अब ये देख लिया हमने जर्मिनल वेसिकल ट्रांसफर हो गया। अब स्पिंडल ट्रांसफर क्या होता है, स्पिंडल में कंटेनिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स रहेगा मदर के एग से और इसको मूव करके डोनर के एग में डाला जाएगा, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहेगा, द एग इज फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म, और फिर एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाएगा और एक एम्ब्रायो होगा हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो ये कब यूज किया जाता है, जब मदर को रिस्क है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हो सकता है, तो इंश्योर करता है कि बेबी के पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हो बट द सेम न्यूक्लियर डीएनए एज पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हो और जो न्यूक्लियर डीएनए पेरेंट्स का हो वैसा सेम हो। तो यहाँ 2 आपको याद रखना है कि क्या क्या है, जर्मिनल वेसिकल ट्रांसफर और स्पिंडल ट्रांसफर है। अब हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एम्ब्रायो क्रिएट किया जाएगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद की बात है, यहाँ 2 एम्ब्रायो क्रिएट किया गया, एक क्रिएट किया गया पेरेंट्स से और एक किया गया हेल्दी डोनर से। ठीक है, उसके बाद जो प्रो न्यूक्लियाई है, मीन्स जो जेनेटिक मटीरियल है फ्रॉम पेरेंट एम्ब्रायो आर ट्रांसफर टू द डोनर एम्ब्रायो। तो अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटीरियल पेरेंट के एम्ब्रायो से लिया गया, अब उसको सीधा ट्रांसफर कर कहाँ किया जाएगा, डोनर के एम्ब्रायो में, और उसका जो है प्रो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है रिमूव कर दिया गया है। तो जो रिकंस्ट्रक्टेड एम्ब्रायो है इसके पास क्या है, पेरेंट्स का डीएनए है और डोनर का हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, प्रोसेस का अंतर है, ठीक है, जो प्रोसेस हो रहा है उसमें डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार और देख लें। ठीक है, देन अब देखते हैं कि ये कब यूज किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जब मदर के पास माइटोकॉन्ड्रिया का डिफेक्ट है और इससे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को रोका जा सकता है।